नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 2। तकिए के नीचे से एक कागज का कोना निकला हुआ दिखाई पड़ा, जिसे महाराज ने खोला। देखा, कुछ लिखा है। यह कागज वही था जिसे तेज सिंह ने लिखकर रख दिया था। अब उस पुर्जे को देख महाराज कई तरह की बातें सोचने लगे। एक तो महारानी का लिखा नहीं मालूम होता है, उनके अक्षर इतने साफ नहीं हैं, फिर किसने लिखकर रख दिया? अगर रानी ही का लिखा है तो उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि चंद्रकांता फलाने जगह छिपाई गई है? अब क्या किया जाए? कोई अय्यार भी नहीं जिसको पता लगाने के लिए भेजा जाए। अगर किसी दूसरे को वहां भेजूं जहां चंद्रकांता कैद है तो बिल्कुल भंडा फूट जाए। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें देर तक महाराज सोचते रहे। आखिर जी में यही आया कि चाहे जो हो, मगर एक दफा जरूर उस जगह जाकर देखना चाहिए जहां चंद्रकांता कैद है। कोई हर्ज नहीं अगर हम अकेले जाकर देखें, मगर दिन में नहीं, शाम हो जाए तो चलें। ये सोचकर बाहर आए और अपने दीवान खाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे। किसी से कुछ न कहा, मगर बिना हुक्म महाराज के बहुत से आदमी महारानी का पता लगाने जा चुके थे। शाम होने लगी। महाराज ने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो अकेले ही किले के बाहर निकले और पूरब की तरफ रवाना हुए। अब बिल्कुल शाम बल्कि रात हो गई, मगर चांदनी रात होने के सबब साफ दिखाई देता था। तेज सिंह जो किले के दरवाजे के पास ही छिपे हुए थे, महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पर जाते एक साथ हो लिए 3 कोस तक पीछे पीछे तेजी के साथ चले गए, मगर महाराज को यह न मालूम हुआ कि साथ साथ कोई छिपा हुआ आ रहा है। अब महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले में चलाया जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। जैसे जैसे आगे जाते थे नाला गहरा मिलता जाता था और दोनों तरफ के पत्थर के करारे ऊंचे होते जाते थे। दोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल तथा बड़े बड़े साखू तथा आसन के पेड़ थे। खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, करारे ऊंचे और नाले के किनारे वाले पेड़ आपस में ऊपर से मिलते जाते थे। इसी तरह से लगभग 1 कोस चले गए। अब नाले में चंद्रमा की चांदनी बिल्कुल नहीं मालूम होती, क्योंकि दोनों तरफ से दरख्त आपस में बिल्कुल मिल गए थे। अब वह नाला नहीं मालूम होता, बल्कि कोई सुरंग मालूम होती है। महाराज का घोड़ा पथरीली जमीन और अंधेरा होने के सबब धीरे धीरे जाने लगा। तेज सिंह बढ़कर महाराज के और पास हो गए। एकाएक कुछ दूर पर एक छोटी सी रोशनी नजर पड़ी, जिससे तेज सिंह ने समझा कि शायद यह रास्ता यहीं तक आने का है, और यही ठीक भी निकला। जब रोशनी के पास पहुंचे देखा कि एक छोटी सी गुफा है, जिसके बाहर दोनों तरफ लंबे लंबे ताकतवर सिपाही नंगी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं, जो 20 के लगभग होंगे। भीतर भी साफ दिखाई देता था कि 2 औरतें पत्थरों पर ढांसना लगाए बैठी हैं। तेज सिंह ने पहचान तो लिया कि दोनों चंद्रकांता और चपला हैं, मगर सूरत साफ साफ नहीं नजर पड़ी। महाराज को देखकर सिपाहियों ने पहचाना और एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। महाराज घोड़े पर से उतर पड़े। सिपाहियों ने 2 मशाल जलाए, जिनकी रोशनी में तेज सिंह को अब साफ चंद्रकांता और चपला की सूरत दिखाई देने लगी। चंद्रकांता का मुंह पीला हो रहा था, सिर के बाल खुले हुए थे और सिर फटा हुआ था। मिट्टी में सनी हुई बदहोशो हवास एक पत्थर से लगी पड़ी थी और चपला बगल में एक पत्थर के सहारे उठती हुई चंद्रकांता के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सामने खाने की चीजें रखी हुई थीं, जिनके देखने ही से मालूम होता था कि किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। इन दोनों की सूरत से नाव मेरी बरस रही थी, जिसे देखते ही तेज सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। महाराज ने आते ही इधर उधर देखा। जहां चंद्रकांता बैठी थी वहां भी चारों तरफ देखा, मगर कुछ मतलब न निकला, क्योंकि वह तो रानी को खोजने आए थे। उस पुर्जे पर जो रानी के बिस्तर पर पाया था, महाराज को बड़ी उम्मीद थी, मगर कुछ न हुआ। किसी से कुछ पूछा भी नहीं, चंद्रकांता की तरफ भी अच्छी तरह नहीं देखा और लौटकर घोड़े पर सवार हो पीछे फिरे। सिपाहियों को महाराज की इस तरह आकर फिर जाने से ताज्जुब हुआ, मगर पूछता कौन, मजाल किसकी थी। तेज सिंह ने जब महाराज को फिरते देखा तो चाहा कि वहीं बगल में छिप रहें, मगर छिप न सके, क्योंकि नाला तंग था और ऊपर चढ़ जाने को भी कहीं जगह न थी। लाचार नाले के बाहर होना ही पड़ा। तेजी के साथ महाराज के पहले नाले के बाहर हो गए और एक किनारे छिप रहे। महाराज वहां से निकल शहर की तरफ रवाना हुए। अब तेज सिंह सोचने लगे कि यहां से मैं अकेले चंद्रकांता को कैसे छुड़ा सकूंगा। लड़ने का मौका नहीं करूं तो क्या करूं? अगर महाराज की सूरत बन जाऊं और कोई तरकीब करूं तो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि महाराज अभी यहां से लौटे हैं। दूसरी कोई तरकीब करूं और काम न चले, बैरी को मालूम हो जाए तो यहां से फिर चंद्रकांता दूसरी जगह छिपा दी जाएगी, तब और भी मुश्किल होगी। इससे यही ठीक है कि कुमार के पास लौट चलूं
और वहां से कुछ आदमियों को लाऊं, क्योंकि इस नाले में अकेले जाकर इन लोगों का मुकाबला करना ठीक नहीं है। यही सब कुछ सोच तेज सिंह विजयगढ़ की तरफ चले। रात भर चले। दूसरे दिन दोपहर को वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। कुमार ने तेज सिंह को गले लगाया और बेताबी के साथ पूछा, क्यों, कुछ पता लगा? जवाब में हाँ। सुनकर कुमार बहुत खुश हुए और सभी को विदा किया। केवल कुमार, देवी सिंह, फतेह सिंह, सेनापति और तेज सिंह रह गए। कुमार ने खुलासा हाल पूछा। तेज सिंह ने सब हाल कह सुनाया और बोले, अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या किसी गैर को पकड़ना होता तो मैं अपनी चालाकी कर गुजरता। अगर काम बिगड़ जाता तो भाग निकलता, मगर मामला चंद्रकांता का है जो बहुत सुकुमार है। न तो मैं अपने हाथ से उसकी गठरी बांध सकता हूँ और न किसी तरह की तकलीफ देना चाहता हूँ। होना ऐसा चाहिए कि वार खाली न जाए। मैं सिर्फ देवी सिंह को लेने आया हूँ और अभी लौट जाऊंगा। मुझे मालूम हो गया कि आपने महाराज शिवदत्त पर फतह पाई है। अभी कोई हर्ज भी देवी सिंह के बिना आपका न होगा। कुमार ने कहा, देवी सिंह भी चलें और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अभी लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं, और फिर फतेह सिंह हैं ही और कोई हर्ज भी नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चलिए। ये सुनकर कुमार उसी वक्त तैयार हो गए और फतेह सिंह को बहुत सी बातें समझा बुझा कर शाम होते होते वहां से रवाना हुए। कुमार घोड़े पर, तेज सिंह और देवी सिंह पैदल कदम बढ़ाते चले। रास्ते में कुमार ने शिवदत्त सिंह पर फतह पाने का पूरा हाल कहा और उन सवारों का हाल भी कहा जो मुंह पर नकाब डाले हुए थे और जिन्होंने बड़े वक्त पर मदद की थी। उनका हाल सुनकर तेज सिंह भी हैरान हुए, मगर कुछ ख्याल में न आया कि वे नकाबपोश कौन थे। यही सब सोचते जा रहे थे। रात चांदनी थी। रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। कुल 4 कोस के लगभग गए होंगे कि रास्ते में पंडित बद्रीनाथ अकेले दिखाई पड़े और उन्होंने भी कुमार को देखकर पासा सलाम किया। कुमार ने सलाम का जवाब हंस कर दिया। देवी सिंह ने कहा, अजी बद्रीनाथ जी, आप क्या उस डरपोक, गीदड़, दगाबाज और चोर का संग किए हैं? हमारे दरबार में आइए, देखिए हमारा सरदार क्या शेरदिल और इंसाफ पसंद है। बद्रीनाथ ने कहा, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है और एक दिन ऐसा ही होगा, मगर जब तक महाराज शिवदत्त से मामला तय नहीं होता, मैं कब आपके साथ हो सकता हूँ, और अगर हो भी जाऊं तो आप लोग कब मुझ पर विश्वास करेंगे? आखिर मैं भी अय्यार हूँ। इतना कहकर और कुमार को सलाम कर जल्दी दूसरा रास्ता पकड़ एक घने जंगल में जा नजर से गायब हो गए। तेज सिंह ने कुमार से कहा, रास्ते में बद्रीनाथ का मिलना ठीक न हुआ। अब वह जरूर इस बात की खोज में होगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं। देवी सिंह ने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह सगुन खराब हुआ। यह सुनकर कुमार का कलेजा धड़कने लगा। बोले, फिर अब क्या किया जाए? तेज सिंह ने कहा, इस वक्त और कोई तरकीब तो हो नहीं सकती है। हाँ, एक बात है कि हम लोग जंगल का रास्ता छोड़ मैदान मैदान चलें। ऐसा करने से पीछे का आदमी आता हुआ मालूम होगा। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम आगे चलो। अब वे तीनों जंगल छोड़ मैदान में हो लिए पीछे फिर के देखते जाते थे, मगर कोई आता हुआ मालूम न पड़ा। रात भर बेखट के चलते गए। जब दिन निकला, एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठ जरूरी कामों से छुट्टी पा, स्नान, संध्या पूजा किया और फिर रवाना हुए। पहर दिन चढ़ते चढ़ते एक बड़े जंगल में ये लोग पहुंचे, जहां से वह नाला जिसमें चंद्रकांता और चपला थी 2 कोस बाकी था। तेज सिंह ने कहा, दिन इसी जंगल में बिताना चाहिए। शाम हो जाए तो वहां चलें, क्योंकि काम रात ही में ठीक होगा। यह कह एक बहुत बड़े सलई के पेड़ तले डेरा जमाया। कुमार के वास्ते जीन पोश बिछा दिया। घोड़े को खोल गले में लंबी रस्सी डालकर पेड़ से बांधा और चरने के लिए छोड़ दिया। दिन भर बातचीत और तरकीब सोचने में गुजर गया। सूरज अस्त होने पर ये लोग वहां से रवाना हुए। थोड़ी ही देर में उस नाले के पास जा पहुंचे। पहले दूर ही खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखा। जब किसी की आहट न मिली तब नाले में घुसे। कुमार इस नाले को देख बहुत हैरान हुए और बोले, अजब भयानक नाला है। धीरे धीरे आगे बढ़े। जब नाले के आखिर में पहुंचे, जहां पहले दिन तेज सिंह ने चिराग जलते देखा था, तो वहां अंधेरा पाया। तेज सिंह का माथा ठनका कि यह क्या मामला है। आखिर उस कोठरी के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें कुमारी और चपला थी। देखा कि कई आदमी जमीन पर पड़े हैं। अब तो तेज सिंह ने अपने बटुए में से सामान निकाल रोशनी की, जिससे साफ मालूम हुआ कि जितने पहरे वाले पहले दिन देखे थे, सब जख्मी होकर मरे पड़े हैं। अंदर घुसे। कुमारी और चपला का पता नहीं। हाथ दोनों के गहने सब टूटे फूटे पड़े थे और चारों तरफ खून जमा हुआ था। कुमार से न रहा गया, एकदम हाय करके गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। तेज सिंह समझाने लगे कि आप इतने बेताब क्यों हो गए? जिस ईश्वर ने यहाँ तक हमें पहुंचाया वही फिर उस जगह पहुंचाएगा जहां कुमारी है। कुमार ने कहा, भाई, अब मैं चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गया।
जरूर वह परलोक को गई, तेज सिंह ने कहा। कभी नहीं, अगर ऐसा होता तो इन्हीं लोगों में वह भी पड़ी होती। देवी सिंह बोले, कहीं बद्रीनाथ की चालाकी तो नहीं भाई। उन्होंने जवाब दिया, यह बात भी जी में नहीं बैठती। भला अगर हम यह भी समझ लें कि बद्रीनाथ की चालाकी हुई तो इन प्यादों को मारने वाला कौन था? अजब मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कोई हर्ज नहीं, वह भी मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। कुंवर वीरेंद्र सिंह की इस वक्त कैसी हालत थी उसका न कहना ही ठीक है। बहुत समझा बुझाकर वहां से कुमार को उठाया और नाले के बाहर लाए। देवी सिंह ने कहा, भला वहां तो चलो जहां तुमने शिवदत्त की रानी को रखा है। तेज सिंह ने कहा, चलो। तीनों वहां गए, देखा कि महारानी कलावती भी वहां नहीं है और भी तबीयत परेशान हुई। आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी। तीनों आदमी बैठे सोच रहे थे कि यह क्या मामला हो गया। एकाएक देवी सिंह बोले, गुरुजी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिसके करने से यह पता लग जाएगा कि क्या मामला है। आप ठहरिए, इसी जगह आराम कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। अगर बन पड़ेगा तो ठीक पता लगाने का सबूत भी लेता आऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जाओ तुम ही कोई तारीफ का काम करो, हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे। देवी सिंह एक देहाती पंडित की सूरत बना रवाना हुए। वहां से चुनारगढ़ करीब ही था। थोड़ी देर में जा पहुंचे। दूर से देखा कि एक सिपाही टहलता हुआ पहरा दे रहा है। एक शीशी हाथ में ले उसके पास गए और एक अशर्फी दिखाकर देहाती बोली में बोले, इस अशर्फी को आप लीजिए और इस इत्र को पहचान दीजिए कि किस चीज का है। हम देहात के रहने वाले हैं। वहां एक दंधी गया और उसने यह इत्र दिखाकर हमसे कहा कि अगर इसको पहचान दो तो हम 5 अशर्फी तुमको दें। सो हम देहाती आदमी क्या जाने कौन चीज का इत्र है, इसलिए रातों रात यहाँ चले आए। परमेश्वर ने आपको मिला दिया है। आप राजदरबार के रहने वाले ठहरे, बहुत इत्र देखा होगा। इसको पहचान के बता दीजिए तो हम इसी समय लौट के गांव पहुंच जाएं। सवेरे ही जवाब देने का उस गंधी से वादा है। देवी सिंह की बात सुन और पास ही एक दुकान के दरवाजे पर जलते हुए चिराग की रोशनी में अशर्फी को देख खुश हो वह सिपाही दिल में सोचने लगा कि अजब बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है। मुफ्त की अशर्फी मिलती है, ले लो, जो कुछ भी जी में आए बता दो, क्या कल मुझसे अशर्फी फेरने आएगा। ये सोच अशर्फी तो अपने खलीते में रख ली और कहा, यह कौन बड़ी बात है, हम बता देते हैं। उस शीशी का मुंह खोलकर सूंघा। बस फिर क्या था, सूंघते ही जमीन पर लेट गया। दीन दुनिया की खबर न रही। बेहोश होने पर देवी सिंह उस सिपाही की गठरी बांधा तेज सिंह के पास ले आए और कहा कि यह किले का पहरा देने वाला है, पहले इससे पूछ लेना चाहिए। अगर काम न चलेगा तो फिर दूसरी तरकीब की जाएगी। यह कह उस सिपाही को होश में लाए। वह हैरान हो गया कि एकाएक यहाँ कैसे आ फंसे। देवी सिंह को उसी देहाती पंडित की सूरत में सामने खड़े देखा। दूसरी ओर 2 बहादुर और दिखाई दिए। कुछ कहा ही चाहता था कि देवी सिंह ने पूछा, यह बताओ कि तुम्हारी महारानी कहाँ है, बताओ जल्दी। उस सिपाही ने हाथ पैर बंधे रहने पर भी कहा कि तुम महारानी को पूछने वाले कौन हो, तुम्हें मतलब। तेज सिंह ने उठकर एक लात मारी और कहा, बताता है कि मतलब पूछता है। अब तो उसने बेहर्ज कहना शुरू कर दिया कि महारानी कई दिनों से गायब हैं, कहीं पता नहीं लगता, महल में गुरगपाड़ा मचा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब पता लगाना कई रोज का काम हो गया, आप अपने लश्कर में जाइए, मैं ढूंढने की फिक्र करता हूँ। कुमार ने कहा, अब मैं लश्कर में न जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो भारी आफत होगी। शिवदत्त को यह खबर लगी तो फौरन लड़ाई शुरू कर देगा। महाराज जयसिंह यह हाल पाकर और भी घबरा जाएंगे, आपके पिता सुनते ही सूख जाएंगे। कुमार ने कहा, चाहे जो हो, जब चंद्रकांता ही नहीं है तो दुनिया में कुछ हो, मुझे क्या परवाह। तेज सिंह ने बहुत समझाया कि ऐसा न करना चाहिए, आप धीरज न छोड़िए, नहीं तो हम लोगों का भी जी टूट जाएगा, फिर कुछ न कर सकेंगे। आखिर कुमार ने कहा, अच्छा कल भर हमको अपने साथ रहने दो, कल तक अगर पता न लगा तो हम लश्कर में चले जाएंगे और फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ जाएंगे। हम लड़ाई शुरू कर देंगे, तुम चंद्रकांता की खोज करना। तेज सिंह ने कहा, अच्छा यही सही। ये सब बातें इस तौर पर हुई थीं कि उस सिपाही को कुछ भी नहीं मालूम हुआ जिसको देवी सिंह पकड़ लाए थे। तेज सिंह ने उस सिपाही को एक पेड़ के साथ कस के बांध दिया और देवी सिंह से कहा, अब तुम यहाँ कुमार के पास ठहरो, मैं जाता हूँ और जो कुछ हाल है पता लगा लाता हूँ। देवी सिंह ने कहा, अच्छा जाइए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कई बातें पूछी और उस सिपाही का भेष बना किले की तरफ रवाना हुए। जिस जंगल में कुमार और देवी सिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बांधा था वह बहुत ही घना था, वहां जल्दी किसी की पहुंच नहीं हो सकती थी। तेज सिंह के चले जाने पर कुमार और देवी सिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे बातें कर रहे थे। सवेरा होने ही वाला था कि पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ
एक छोटा सा पत्थर कुमार के पास आ गिरा। ये दोनों ताज्जुब से उस तरफ देखने लगे कि एक पत्थर और आया, मगर किसी को लगा नहीं। देवी सिंह ने जोर से आवाज दी, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है? सामने क्यों नहीं आता है? जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है। यह आवाज सुनते ही कुमार को गुस्सा चढ़ाया। झट तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। देवी सिंह ने हाथ पकड़कर कहा, आप क्यों गुस्सा करते हैं? मैं अभी उस नालायक को पकड़ लाता हूँ। वह है क्या चीज? यह कह देवी सिंह उस तरफ गए जिधर से आवाज आई थी। इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुंचा, जिसे देख देवी सिंह तेजी के साथ आगे बढ़े। एक आदमी दिखाई पड़ा, मगर घने पेड़ों में अंधेरा ज्यादा होने के सबब उसकी सूरत नहीं नजर आई। वह देवी सिंह को अपनी तरफ आते देख एक और पत्थर मारकर भागा। देवी सिंह भी उसके पीछे दौड़े, मगर वह कई दफा इधर उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर उन्हीं घने पेड़ों में गायब हो गया। देवी सिंह भी इधर उधर खोजने लगे, यहाँ तक कि सवेरा हो गया, बल्कि दिन निकल आया, लेकिन साफ दिखाई देने पर भी कहीं उस आदमी का पता न लगा। आखिर लाचार होकर देवी सिंह उस जगह फिर आए जिस जगह कुमार को छोड़ गए थे। देखा तो कुमार नहीं, इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। उस सिपाही के पास आए जिसको पेड़ के साथ बांध दिया था। देखा तो वह भी नहीं। जी उड़ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसी चट्टान पर बैठे और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करें, किधर ढूंढे, कहाँ जाएं? अगर ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गए और इधर तेज सिंह आए और हमको न देखा तो उनकी क्या दशा होगी? इन सब बातों को सोच देवी सिंह और थोड़ी देर इधर उधर देख भाल कर फिर उसी जगह चले आए और तेज सिंह की राह देखने लगे। बीच बीच में इस तरह कई दफा देवी सिंह ने उठ कर खोज की, मगर कुछ काम न निकला। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुंचे। कई सिपाहियों ने जो सवेरा हो जाने के सबब जाग उठे थे, तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, जयराम सिंह, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ पहरे में गड़बड़ पड़ गया। बद्रीनाथ जी अय्यार पहरे की जांच करने आए थे। तुम्हारे कहीं चले जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए और तुम्हारा पता लगाने के लिए आप ही कहीं गए हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हारे सबब से हम लोगों की भी खिंचाई हुई। जयराम सिंह, तेज सिंह ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई, इस सबब से मैदान चला गया। वहां कई दस्ताए जिससे देर हो गई और फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम पड़ता है। भाई, जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो या खुश हो, ये जरूरत तो रोकी नहीं जाती। मैं फिर जाता हूं और अभी आता हूं। यह कह नकली जयराम सिंह तुरंत वहां से चलता बना। पहरे वालों से बातचीत करके तेज सिंह ने सुन लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आए थे और उनकी खोज में गए हैं। इससे वे होशियार हो गए। सोचा कि अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आएंगे तो जरूर पहचान जाएंगे। इससे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। आखिर थोड़ी दूर जाए एक भिखमंगे की सूरत बना, सड़क किनारे बैठ गए और बद्रीनाथ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था, जिसके पीछे वह सिपाही भी था जिसकी सूरत बना तेज सिंह आए थे। तेज सिंह इस ठाट से बद्रीनाथ को आते देख चकरा गए। जी में सोचने लगे कि ढंग बुरे नजर आते हैं। इस सिपाही को जो पीछे पीछे चला आता है, मैं पेड़ के साथ बांध आया था। उसी जगह कुमार और देवी सिंह भी थे। बिना कुछ उपद्रव मचाए इस सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते थे। जरूर कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। जरूर उस गट्ठर में जो नाजिम की पीठ पर है कुमार होंगे या देवी सिंह, मगर इस वक्त बोलने का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के हमारी मदद करने वाला कोई न होगा। यह सोचकर तेज सिंह चुपचाप उसी जगह बैठे रहे। जब ये लोग गट्ठर लिए किले के अंदर चले गए, तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहां कुमार और देवी सिंह को छोड़ आए थे। देवी सिंह उसी जगह पत्थर पर उदास बैठे कुछ सोच रहे थे कि तेज सिंह आ पहुंचे। देखते ही देवी सिंह दौड़कर पैरों पर गिर पड़े और गुस्से भरी आवाज में बोले, गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए। तेज सिंह पत्थर पर बैठ गए और बोले, खैर, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? देवी सिंह ने जो कुछ बीता था सब हाल कह सुनाया। तेज सिंह ने कहा, देखो आजकल हम लोगों का नसीब कैसा उल्टा हो रहा है। फिक्र चारों तरफ की ठहरी, मगर करें तो क्या करें। बेचारी चंद्रकांता और चपला न मालूम किस आफत में फंस गईं और उनकी क्या दशा होगी। इसकी फिक्र तो थी ही, मगर कुमार का फंसना तो गजब हो गया। थोड़ी देर तक देवी सिंह और तेज सिंह बातचीत करते रहे। इसके बाद उठकर दोनों ने एक तरफ का रास्ता लिया। चुनारगढ़ के किले के अंदर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अंदर, जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई, दरवाजे के सहारे उदास मुख वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। पहरे पर कई औरतें कमर से छुरा बांधे टहल रही हैं। कुमार धीरे धीरे भुनभुना रहे हैं, हाय, चंद्रकांता का पता लगा भी तो किसी काम का नहीं।
भला पहले तो यह मालूम हो गया था कि शिवदत्त चुरा ले गया, मगर अब क्या कहा जाए। हाय चंद्रकांता, तू कहाँ है? मुझको बेड़ी और यह कैद कुछ तकलीफ नहीं देती, जैसा तेरा लापता हो जाना खटक रहा है। हाय, अगर मुझको इस बात का यकीन हो जाए कि तू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास पहुंच गई, तो इसी कैद में भूखे प्यासे मर जाना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मगर जब तक तेरा पता नहीं लगता, जिंदगी बुरी मालूम होती है। हाय, तेरी क्या दशा होगी, मैं कहाँ ढूंढूं? ये हथकड़ी बेड़ी इस वक्त मेरे साथ कटे पर नमक का काम कर रही है। हाय, क्या अच्छी बात होती अगर इस वक्त कुमारी की खोज में जंगल जंगल मार मारा फिरता, पैरों में कांटे गड़े होते, खून निकलता होता, भूख प्यास लगने पर भी खाना पीना छोड़कर उसी का पता लगाने की फिक्र होती। हे ईश्वर, तूने कुछ न किया। भला मेरी हिम्मत को तो देखा होता कि इश्क की राह में कैसा मजबूत हूँ। तूने तो मेरे हाथ पैर ही जकड़ डाले। हाय, जिसको पैदा करके तूने हर तरह का सुख दिया, उसका दिल दुखाने और उसको खराब करने में तुझे क्या मजा मिलता है? ऐसी ऐसी बातें करते हुए कुंवर वीरेंद्र सिंह की आंखों से आंसू जारी थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आधी रात के लगभग जा चुकी थी। जिस कोठरी में कुमार कैद थे, उसके सामने सजे हुए दालान में 4-5 शीशे जल रहे थे। कुमार का जी जब बहुत घबराया, सर उठाकर उस तरफ देखने लगे। एक बारगी 5-7 लौंडियां एक तरफ से निकल आईं और हांडी, ढोल, दीवारगीर, छाड़, पैठक, कंवल, मृदंगी वगैरह शीशों को जलाया, जिनकी रोशनी से एकदम दिन सा हो गया। बाद इसके दालान के बीचों बीच बेशकीमती गद्दी बिछाई और तब सब लौंडियां खड़ी होकर एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगीं, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हैं। कुमार बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि इनको इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि वे महल के अंदर जहां मर्दों की बू तक नहीं जा सकती, क्यों कैद किए गए, और इसमें महाराज शिवदत्त ने क्या फायदा सोचा। थोड़ी देर बाद महाराज शिवदत्त अजब ठाठ से आते दिखाई पड़े, जिसको देखते ही वीरेंद्र सिंह चौंक पड़े। अजब हालत हो गई। एकट देखने लगे, देखा कि महाराज शिवदत्त के दाहिनी तरफ चंद्रकांता और बाईं तरफ चपला दोनों के हाथों में हाथ दिए धीरे धीरे आकर उस गद्दी पर बैठ गए जो बीच में बिछी हुई थी। चंद्रकांता और चपला भी दोनों तरफ सटकर महाराज के पास बैठ गईं। चंद्रकांता और कुमार का साथ तो लड़कापन ही से था, मगर आज चंद्रकांता की खूबसूरती और नजाकत जितनी बढ़ी चढ़ी थी, इसके पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी। सामने पानदान, इत्रदान वगैरह सब सामान ऐश का रखा हुआ था। यह देख कुमार की आंखों में खून उतर आया। जी में सोचने लगे, यह क्या हो गया? चंद्रकांता इस तरह खुशी खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी हुई हाव भाव कर रही है, यह क्या मामला है? क्या मेरी मोहब्बत एकदम उसके दिल से जाती रही? साथ ही माँ बाप की मोहब्बत भी बिल्कुल उड़ गई, जिसमें मेरे सामने उसकी यह कैफियत है। क्या वह यह नहीं जानती कि उसके सामने ही मैं इस कोठरी में कैदियों की तरह पड़ा हुआ हूँ? जरूर जानती है। वह देखो मेरी तरफ तिरछी आंखों से देख मुंह बिचका रही है। साथ ही इसके चपला को क्या हो गया जो तेज सिंह पर जी दिए बैठी थी और हथेली पर जान रख इसी महाराज शिवदत्त को छकाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त की मोहब्बत इसको न हुई और आज इस तरह अपनी मालकिन चंद्रकांता के साथ बराबरी दर्जे पर शिवदत्त के बगल में बैठी है। हाय हाय, स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं, इन पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है। हाय, क्या मेरी किस्मत में ऐसी ही औरत से मोहब्बत होनी लिखी थी? ऐसे ऊंचे कुल की लड़की ऐसा काम करे। हाय, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं जरूर अपनी जान दे दूंगा, मगर क्या चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के लिए जीता छोड़ दूंगा? कभी नहीं। यह ठीक है कि वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ते, पर मुझको अब अपनी वीरता दिखानी नहीं, दुनिया में किसी के सामने मुंह करना नहीं है। मुझको यह सब सोचने से क्या फायदा? अब यही मुनासिब है कि इन दोनों को मार डालना और पीछे अपनी भी जान दे देनी। तेज सिंह भी जरूर मेरा साथ देंगे। चलो अब बखेरा ही तय कर डालो। इतने में इठला कर चंद्रकांता ने महाराज शिवदत्त के गले में हाथ डाल दिया। अब तो वीरेंद्र सिंह सह न सके, जोर से झटका दे हथकड़ी तोड़ डाली। उसी जोश में एक लात सींखचे वाले किवाड़ में भी मारी और पल्ला गिरा। शिवदत्त के पास पहुंचे, उनके सामने जो तलवार रखी थी उसे उठा लिया और खींच के एक हाथ चंद्रकांता पर ऐसा चलाया कि खट से सर अलग जा गिरा और धड़ तड़पने लगा। जब तक महाराज शिवदत्त संभले तब तक चपला के भी 2 टुकड़े कर दिए, मगर महाराज शिवदत्त पर वार न किया। महाराज शिवदत्त संभल कर उठ खड़े हुए। यकाएकी इस तरह की ताकत और तेजी कुमार की देख सकते में हो गए, मुंह से आवाज तक न निकली। जवामर्दी हवा खाने चली गई। सामने खड़े होकर कुमार का मुंह देखने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह खून भरी नंगी तलवार लिए खड़े थे कि तेज सिंह और देवी सिंह धम से सामने आ मौजूद हुए। तेज सिंह ने आवाज दी, वाह शाबाश, खूब दिल को संभाला।
यह कह झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमंद डाल झटका दिया। शिवदत्त की हालत पहले ही से खराब हो रही थी। कमंद से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े देवी सिंह ने झट गट्ठर बांधा पीठ पर लाद लिया। तेज सिंह ने कुमार की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ साथ चले आइए, अभी कोई दूसरी बात मत कीजिए। इस वक्त जो हालत आपकी है मैं खूब जानता हूं। इस वक्त सिवाय लौंडियों के कोई मर्द वहां पर नहीं था। इस तरह का खून खराबा देखकर कई तो बदहोशो हवास हो गईं। बाकी जो थीं उन्होंने चूं तक न किया, एकटक देखती ही रह गईं। और ये लोग चलते बने। कुमार का मिजाज बदल गया। वे बातें जो उनमें पहले थीं अब बिल्कुल न रहीं। माँ बाप की फिक्र, विजयगढ़ का ख्याल, लड़ाई की धुन, तेज सिंह की दोस्ती, चंद्रकांता और चपला के मरते ही सब जाती रहीं। किले से ये तीनों बाहर आए। आगे शिवदत्त की गठरी लिए देवी सिंह और उनके पीछे कुमार को बीच में लिए तेज सिंह चले जाते थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह को इसका कुछ भी ख्याल न था कि वे कहाँ जा रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये लोग बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां तेज सिंह के कहने से देवी सिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन पर रख दी और अपनी चादर से एक पत्थर खूब झाड़कर कुमार को बैठने के लिए कहा, मगर वे खड़े ही रहे, सिवाय जमीन देखने के कुछ भी न बोले। कुमार की ऐसी दशा देखकर तेज सिंह बहुत घबराए। जी में सोचने लगे कि अब इनकी जिंदगी कैसे रहेगी। अजब हालत हो रही है। चेहरे पर मुर्दनी छा रही है। तनोबदन की सुधा नहीं, बल्कि पलके नीचे को बिल्कुल नहीं गिरती। आंखों की पुतलियां जमीन देख रही हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हटती। ये क्या हो गया? क्या चंद्रकांता के साथ ही इनका भी दम निकल गया? ये खड़े क्यों हैं? तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ बैठने के लिए जोर दिया, मगर घुटना बिल्कुल न मुड़ा। धम से जमीन पर गिर पड़े। सिर फूट गया, खून निकलने लगा, मगर पलकें उसी तरह खुली की खुली, पुतलियां ठहरी हुई, सांस रुक रुक कर निकलने लगी। अब तेज सिंह कुमार की जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। रोकने से तबीयत न रुकी, जोर से पुकार कर रोने लगे। इस हालत को देख देवी सिंह की भी छाती फटी। रोने में तेज सिंह भी शरीक हुए। तेज सिंह पुकार पुकार कर कहने लगे कि हाय कुमार, क्या सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ ही दी? हाय, न मालूम वह कौन सी बुरी शायद थी कि कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई, जिसका नतीजा ऐसा बुरा हुआ। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। तेज सिंह इस तरह की बातें कहकर रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं है, बहुत बड़ी है। इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बुरी सायत में नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छी सायत में हुई। इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही इसके चुनारगढ़ की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी, बल्कि और भी कई राज्य इनके हाथ से फतह होंगे। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा नाम पैदा करने वाले 2 वीरपुत्र चंद्रकांता के गर्भ से पैदा होंगे। क्या हुआ है जो रो रहे हो? तेज सिंह और देवी सिंह का रोना एकदम बंद हो गया। इधर उधर देखने लगे। तेज सिंह सोचने लगे कि है यह कौन है? ऐसी मुर्दे को जिलाने वाली आवाज किसके मुंह से निकली? क्या कहा? कुमार को मारने वाला कौन है? कुमार के 2 पुत्र होंगे। हैं, यह कैसी बात है? कुमार का तो यहाँ दम निकला जाता है। ढूंढना चाहिए, यह कौन है? तेज सिंह और देवी सिंह इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ पता न चला। फिर आवाज आई, इधर देखो। आवाज की सीध पर एक तरफ सिर उठाकर तेज सिंह ने देखा कि पेड़ पर से जगन्नाथ ज्योतिषी नीचे उतर रहे हैं। जगन्नाथ ज्योतिषी उतरकर तेज सिंह के सामने आए और बोले, आप हैरान मत होइए, ये सब बातें जो ठीक होने वाली हैं मैंने ही कही हैं। इसके सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर आपके हित में बातें क्यों कहने लगा। इसका सबब भी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा और आप मुझको अपना सच्चा दोस्त समझने लगेंगे। पहले कुमार की फिक्र कर लें, तब आपसे बातचीत हो। इसके बाद जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेज सिंह और देवी सिंह के देखते 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 एक बूटी जिसकी तिकोनी पत्ती थी और आसमानी रंग का फूल लगा हुआ था, डंठल का रंग बिल्कुल सफेद और खुरदुरा था, उसी समय पासी से ढूंढकर तोड़ी और हाथ में खूब मल के 2 बूंद उसके रस की कुमार की दोनों आंखों और कानों में टपका दी। बाकी जो सीठी बची उसको तालू पर रखकर अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर बांधा दिया और बैठकर कुमार के आराम होने की राह देखने लगे। आधी घड़ी भी नहीं बीतने पाई थी कि कुमार की आंखों का रंग बदल गया। पलकों ने गिरकर कौड़ियों को ढांक लिया। धीरे धीरे हाथ पैर भी हिलने लगे। 2-3 छींकें भी आईं, जिसके साथ ही कुमार होश में आकर उठ बैठे। सामने ज्योतिषी जी के साथ तेज सिंह और देवी सिंह को बैठे देखकर पूछा, क्यों, मुझको क्या हो गया था? तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दंडवत किया और कहा, महाराज, आपने मेरे ऊपर क्यों कृपा की?
इसका हाल जल्द कहिए, मुझको कई तरह के शक हो रहे हैं। ज्योतिषी जी ने कहा, कुमार, यह ईश्वर की माया है कि आपके साथ रहने को मेरा जी चाहता है। महाराज शिवदत्त इस लायक नहीं है कि मैं उसके साथ रहकर अपनी जान दूं। उसको आदमी की पहचान नहीं, वह गुड़ियों का आदर नहीं करता। उसके साथ रहना अपने गुड़ की मिट्टी खराब करना है। गुड़ी के गुड़ को देखकर कभी तारीफ नहीं करता। वह बड़ा भारी मतलबी है। अगर उसका काम किसी से कुछ बिगड़ जाए तो उसकी आंखें उसकी तरफ से तुरंत बदल जाती हैं, चाहे वह कैसा ही गुमे क्यों ना हो। सिवाय इसके वह अधर्मी भी बड़ा भारी है। कोई भला आदमी ऐसे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसी से मेरा जी फट गया। मैं अगर रहूंगा तो आपके साथ रहूंगा। आपसा कदरदान मुझको कोई दिखाई नहीं देता। मैं कई दिनों से इस फिक्र में था, मगर कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि अपनी सच्चाई दिखाकर आपका साथी हो जाता। क्योंकि मैं चाहे कितनी ही बातें बनाऊं, मगर यारों की तरफ से यारों का जी साफ होना मुश्किल है। आज मुझको ऐसा मौका मिला, क्योंकि आज का दिन आप पर बड़े संकट का था, जो कि महाराज शिवदत्त के धोखे और चालाकी ने आपको दिखाया। इतना कह ज्योतिषी जी चुप हो गए। ज्योतिषी जी की आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।